हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 126 को समझेंगे। कल हमने ये समझ लिया था कि कौन कौन क्लेम कर सकता है, तो उस क्लेम का प्रोसीजर क्या होगा वो हमें 126 बताता है। इट मीन्स प्रोसीजर। सेक्शन 125 की एप्लीकेशन आपको जब भी लगानी हो किसी के अगेंस्ट जिससे आपको मेंटेनेंस लेना है, तो किस तरीके से कहाँ कहाँ लगाई जाएगी वही यहाँ पे हमको समझना है। तो इसमें A, B, C 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो फर्स्ट में लिखा है जहां वो है, मतलब कौन, जिससे आपको लेना है मेंटेनेंस। दूसरा, जहां वो या उसकी वाइफ रिजाइड्स करती है, ठीक है। मीन देयर बाय जहां वो उसकी वाइफ रहती है वहां भी कर सकती है, या हस्बैंड रहता है वहां भी कर सकती है। तीसरा है इसमें C, जहां वो इकट्ठे रह रहे हैं, या मतलब इट मीन्स लास्ट रिजाइड, वहां पर भी एप्लीकेशन लगा सकती है, और एज द केस में भी, ठीक है। और एक बात और, जहां पर भी वो रहेगी वहां पर वो एप्लीकेशन लगा सकती है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यहाँ पे ये है, चाहे वेडिड वाइफ हो, लीगली वेडिड वाइफ हो, या फिर लीगली वेडिड ना हो, तो जहां वो अपने इलेजिटिमेट बच्चे को लेकर के रह रही है, तो अपने बच्चे के लिए भी वहां पर उस जगह पे क्लेम कर सकती है, ठीक है। मतलब जहां उसकी मदर रह रही है, इसमें लिखा है देखो, अंडर 125 प्रोवाइडेड है उसके लिए। तो जहां ये मदर रह रही है बच्चे के साथ, वहां पर भी एप्लीकेशन लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ समझना है, मदर के लिए बच्चा थोड़ी ना इलेजिटिमेट है, वो तो फादर के लिए है, इसलिए उसका तो कोई मतलब ही नहीं इस बात के लिए कि वो नहीं, उसके लिए बच्चे के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब खर्चा पानी तो चाहिए, बच्चा है तो उसके पति के लिए है वो इलेजिटिमेट। तो इतनी बात क्लियर हो गई। 3 बातें मैंने आपको बता दी, जगह बता दी कि कौन कौन सी जगह आप एप्लीकेशन लगाएंगे। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? चलो जी, आपने एप्लीकेशन लगा दी, इतना काम खत्म हो गया। अब एविडेंस, अब दूसरी पार्टी एविडेंस लाएगी कोर्ट में, भाई साहब देखो ये जो है ये इस तरह से गरीब है, या ये अपना खर्चा नहीं चला पा रही है, या बेचारी ये बीमार रहती है। तो इस रिलेटेड जितने भी एविडेंस मिलेंगे वो सारे उस पर्सन के सामने आएंगे, उस पर्सन के सामने लाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, जो मतलब जिससे मेंटेनेंस आप क्लेम कर रहे हैं। यानी अगर वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो हस्बैंड सामने रहेगा उन सारी चीजों को देखने के लिए, ठीक है। लेकिन मजेदार बात यह है, अगर कोर्ट को लगता है तो वो उसको डिस्पेंस भी कर सकती है। वो उसको कह सकती है कि आप है ना एक काम करो, यहाँ मत रहो, आपका वकील देख लेगा, हम उसके सामने सारी चीजें रिकॉर्ड कर देंगे। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है कि वो कुछ का कुछ कह दे, कोर्ट में लड़ पड़े, कुछ भरोसा तो है नहीं। तो इसीलिए शायद कोर्ट ने ये सोच करके कानून बनाया, मतलब लॉ हमारा, कि वही ढंग से रहे ये, तो इनके सामने ना दिखाई जाए, वकील के सामने सारी चीजें हो जाए। तो यहाँ ये कह रहा है कि ऐसा है, तुम अपने प्लीडर को ले आओ, उसके सामने हम सारे एविडेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर समन केसेस। किस तरह से किया जाएगा उसको प्रोसीड, जैसे कि समन केसेस में प्रोसीड किया जाता है सारे एविडेंस। अब आगे बात है प्रोवाइडेड की। अब देखो, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, कि जिसके अगेंस्ट ऑर्डर है मेंटेनेंस का, वो क्या कर रहा है, वो जानबूझ के अवॉइड कर रहा है। क्या जानबूझ के अवॉइड कर रहा है? समन को, समन की सर्विस को, कि जी नहीं मैं तो नहीं ले रहा, देख लेता हूँ क्या करेगी ये। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसलिए कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो इस तरह से ना करे। कोई भी अगर इस तरह से करे तो आप उसे समझा सकते हैं। विलफुली अवॉइड कर रहा है, वो समन से भाग रहा है और उसे जानबूझ के वो उस चीज को नहीं ले रहा। तो अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी कि ऐसा है, तुम रहो घर में, कोई नहीं, हम क्या करेंगे, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देंगे। उसे क्या पता, उसे कुछ पता ही नहीं अब हस्बैंड को, कि उसे तो ये लग रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, धक्के खा के आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट के पास पावर है एक्स पार्टी ऑर्डर करने की। तो उसके अगेंस्ट वो हस्बैंड के लिए मतलब मेंटेनेंस का ऑर्डर क्या कर देगी, ऑर्डर कर देगी, ठीक है। नहीं आता ना हो, रहो घर में। अब बाद में पता चलेगा ना, जब जाएगा सारा, जाता तो है ही, बाय पोस्ट जाएगा, चाहे कैसे भी जाए, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते रिलेटेड। तो अब क्या हुआ, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। अब उसे क्या नाम है, अब उसको 3 महीने बाद, ठीक है, उसको 3 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ, एहसास हुआ या जो भी हुआ, उसने आकर के कोर्ट में कहा जी साहब मैं तो इस वजह से नहीं आ पाया था। तो अब कोर्ट के पास ये भी पावर है कि उसने जो ऑर्डर किया था उसको सेट असाइड कर देगी, ठीक है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, वो सेट असाइड तब करेगी जब उसको वो सेटिस्फाई कर देगा अपने सफिशिएंट कॉज से।
ऐसे नहीं बस नहीं आया जी ये वो, सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए। आपके पास ऐसा कारण होना चाहिए कि जो आप कोर्ट में दो और जज को समझ में आए, क्योंकि वो जज है, वो मजिस्ट्रेट है, आपसे 10 गुना दिमाग या 100 गुना दिमाग होगा कम से कम, तभी वहां बैठा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो क्या करना है फिर, सफिशिएंट कॉज दे देगा कि जी साहब मुझे माफ कर दीजिए या मेरे से गलती हो गई, जो भी है, मतलब उसका वकील करेगा ये काम। क्यों नहीं आया, सेटिस्फाइड किया तो कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर देगी। अब सब सेक्शन 3 कहता है, देखो जो भी कॉस्ट होगी, ठीक है, जो भी कॉस्ट होगी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग फॉर द एप्लीकेशन की रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 125, वो उसको भी बेयर करेगा। ठीक है, कॉस्ट भी लगा सकता है, मतलब मजिस्ट्रेट जो भी खर्चा हुआ विटनेस का या किसी भी तरह से इस चीज में जो भी खर्चा आया, तो हस्बैंड के ऊपर कॉस्ट लगाएगा कि तुम नहीं आए तो सबसे बड़ी गलती है, और फिर अब कॉस्ट कुछ भी किसी भी तरह की कॉस्ट लगा देगा प्रोसीडिंग से रिलेटेड। इतनी बात होगी ना क्लियर। अब इसमें 3 सबसेक्शन ही है। अब आगे बात आती है सेक्शन 127। क्या बात है इसमें, अल्टरेशन इन अलाउंसेस। अब देखो, अब क्या हुआ, अब ये हुआ जी, यहाँ पे तो हो गया, क्या नाम है, जैसे इसको ऐसे समझो, पति हो गया गरीब और पत्नी हो गई अमीर। तो अब क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा, या कुछ और भी हो सकता है कि बच्चे को चाहिए अगर, या पेरेंट्स को चाहिए, तो इस तरह से ऊपर नीचे अगर चीजें हो गई हैं, तो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था भाई लमसम आपको इतना पेमेंट करना ही है अपनी वाइफ को या फिर अपने बच्चे को या जिसको भी, तो उसमें हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। अब क्यों, क्योंकि परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। तो वही परिस्थितियां कौन सी होंगी, क्या होंगी, वो सेक्शन 127 में हम समझेंगे। ठीक है, दूसरी वीडियो में समझेंगे।